I don't want to listen to a debate on hydrogen fuel cells because I just think that they're extremely silly. Because of course there's a lot of talk about hydrogen. Do you think that will take over in the end? No, hydrogen is stupid. हो सकता है आप में से कई लोगों ने इलॉन मस्क को अक्सर वीडियोस में या ट्विटर पर हाइड्रोजन के पूरे आइडिया को ही नकारते हुए देखा हो। इलॉन मस्क ऐसी कार्स बनाते हैं जो बिजली से चलती हैं और इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर अक्सर ये दावा किया जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती हैं और इनका कार्बन फुटप्रिंट एक इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ी के मुकाबले ना के बराबर होता है, विच इज़ पार्शियली ट्रू। क्योंकि अगर मैं इलॉन मस्क के देश की ही बात करूं तो सिर्फ 20% बिजली ही अमेरिका के अंदर रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाई जाती है। इलेक्ट्रिक कार्स के साथ सिर्फ यही दिक्कत नहीं है, आज भी इलेक्ट्रिक कार्स को चार्ज करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनको रेंज एंग्जाइटी भी रहती है। और लिथियम आयन बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी के पेट्रोल और डीजल से काफ़ी कम होने के कारण हम आज तक भी कोई प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक प्लेन नहीं बना पाए हैं। और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से कई लोगों का मानना ये है दैट हाइड्रोजन इज फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। टोयोटा, होंडा और hyundai ने तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर बेस्ड गाड़ियों पर अपनी R&D अर्ली 2000 से ही चालू कर दी थी और उनकी पोर्टफोलियो में कुछ गाड़ियाँ भी अवेलेबल है। और खासकर अगर हम टोयोटा की बात करें तो वो अब तक बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाल चुके हैं इन गाड़ियों की R&D पर इसका रिजल्ट क्या निकला? टोयोटा मिराई, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली हाइड्रोजन कार है, आज तक इस गाड़ी की सिर्फ 18,000 यूनिट्स ही बिकी हैं सिंस 2014, जो कि एक रिडिकुलसली स्मॉल नंबर है। और इसी वजह से आज हम इस वीडियो के अंदर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों टोयोटा जैसी मैसिव और सक्सेसफुल कंपनी ऐसी गाड़ी बना रही है जो कोई खरीदना ही नहीं चाहता। क्यों इलॉन मस्क को लगता है कि हाइड्रोजन व्हीकल के सपने देखने वाले लोग बेवकूफ़ हैं। और ये भी जानेंगे कि क्यों इलॉन मस्क काफ़ी हद तक गलत हैं और गडकरी जी सही। हाइड्रोजन एक एक्सट्रीमली फ्लेमेबल गैस होती है और आपको शायद याद होगा कि कैसे इस गैस की वजह से हिंडनबर्ग नाम का पूरा का पूरा एयरशिप जल के खाक हो गया था और इसमें कई सारे लोगों की जान चली गई थी। ये जो हाइड्रोजन है, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द होल यूनिवर्स और पूरे यूनिवर्स का 70% मास सिर्फ हाइड्रोजन से बना है। लेकिन अगर आप अर्थ के अंदर प्रवेश करोगे तो देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन अपनी प्योर फॉर्म में सिर्फ 0.1% ही अवेलेबल है। नॉ इवन दो हाइड्रोजन अपनी प्योर फॉर्म में काफ़ी कम ही अवेलेबल है, लेकिन हाइड्रोजन को कई और तरीक़ों से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, जैसे कि वाटर से। आप जानते ही होंगे कि वाटर हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर बना होता है और इसी वजह से हाइड्रोजन को वाटर में से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और भी कई तरीके हैं जिनसे हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है, पर इस बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आखिर गाड़ियाँ हाइड्रोजन से चल कैसे रही हैं, और उसे समझने के लिए हमें टोयोटा की बात करनी चाहिए, क्योंकि टोयोटा ने बहुत ही ज़्यादा पैसा खराब किया है इसके पीछे। वो 90s की शुरुआत थी जब ग्लोबल ऑटो मेकर्स अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जीज की तलाश कर रहे थे जिनकी मदद से गाड़ियों को चलाया जा सकता था। ग्लोबल वार्मिंग की बातों का बाजार काफ़ी ज़्यादा ठंडा था और ग्लोबल ऑटो मेकर्स जानते थे कि डायनासोर फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियों का अंत अभी बहुत दूर है। पर फिर भी वो दिन तो कभी ना कभी आना ही था और ग्लोबल ऑटो मेकर इसीलिए लगे भी पड़े थे। उस टाइम तक लिथियम आयन बैटरीज को कोई भी इस नज़रिए से नहीं देख रहा था कि इनसे गाड़ियों को चलाया भी जा सकता है, क्योंकि उस टाइम तक ये बैटरीज हद से ज़्यादा इनएफिशिएंट हुआ करती थी और बैटरी टेक्नोलॉजी में पिछले कई दशकों से कोई भी ज़्यादा एवोल्यूशन नहीं हुआ था। और इसीलिए टोयोटा ने अपना पैसा हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में डालने का फैसला किया। हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक्चुअली यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन से बिजली बनाने के लिए, जिस बिजली की मदद से इलेक्ट्रिक मोटर्स को पावर मिलती है और गाड़ी आगे बढ़ती है। अब अगर मैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल को थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसका बेसिक फंक्शनिंग बताऊं तो एक फ्यूल सेल एक एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन और एक कैटलिस्ट से मिलकर बना होता है। हाई प्रेशर में भरी हाइड्रोजन को एनोड में भरा जाता है और दूसरी तरफ से कैथोड में ऑक्सीजन को। अब ये जो हाइड्रोजन एनोड में भरी होती है, ये इलेक्ट्रोलाइट को पार नहीं कर सकती, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में से सिर्फ पॉजिटिव एटम्स ही पार हो सकते हैं और हाइड्रोजन न्यूट्रल होता है विद इट्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। और इसीलिए इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में काम आता है कैटलिस्ट, जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन से अलग कर देता है और ये प्रोटॉन्स इलेक्ट्रोलाइट में से फ्लो होकर कैथोड में पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एनोड में ही रह जाते हैं अपने नेगेटिव चार्ज के कारण। और इसीलिए उन्हें एक वायर के थ्रू कैथोड से कनेक्ट किया जाता है, जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन वायर्स के थ्रू वहां पहुंच जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स तार में बहकर दूसरी तरफ जाते हैं, एक्चुअली इसे ही इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है और इससे गाड़ी की मोटर चलती है। अब इस पूरे प्रोसेस से जो हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है वो होता है H2O, यानी कि वाटर। यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल से डायरेक्टली कोई भी कार्बन इमिशंस नहीं होते हैं। ना सुनने में तो ये प्रोसेस ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है और शायद इसी वजह से पहली HFCV यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल 1966 में ही आ गई थी। बट ये गाड़ी की तरीके से बिल्कुल भी प्रैक्टिकली यूज़ नहीं की जा सकती थी, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल से गाड़ियों को प्रैक्टिकली चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और इसी वजह से टोयोटा को हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली गाड़ी मार्केट में उतारने में 20 साल से भी ज़्यादा लग गए, जिसकी वजह से टोयोटा की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली गाड़ी यानी कि मिराई 2014 में लॉन्च हुई। जब मिराई आई तो उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कार के रूप में देखा गया,
क्योंकि इलेक्ट्रिक कार में एक ICE कार के मुकाबले काफ़ी कम कंपोनेंट होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कंपैरेटिवली लेस कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। लेकिन अगर मिराई जैसी हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली गाड़ी की बात करें तो ये इन दोनों ही टाइप की गाड़ियों से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। और टोयोटा ने अपनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल की इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा ढंग से बनाया था। टोयोटा की मिराई में एक इलेक्ट्रिक कार के मुकाबले स्ट्रेट अवे कुछ फायदे देखने को मिले, जिसमें सबसे पहला है नो रेंज एंग्जाइटी। हाइड्रोजन को कार से किसी पेट्रोल कार की तरह सिर्फ 5 मिनट में ही भरा जा सकता है, जो कि EVs में पॉसिबल ही नहीं है। और टोयोटा मिराई फिलअप होने के बाद ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर तक जा सकती है एक बार में। और हाइड्रोजन कार्स की रेंज को बढ़ाने के लिए बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह उनके बैटरी सेल्स की संख्या को बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली गाड़ियों का वजन ज़्यादा नहीं बढ़ता। HFCV यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स के बैटरी पावर के ऊपर ये एडवांटेजेस होने के बाद भी टोयोटा मिराई फेल्ड साबित हुई थी, क्योंकि जब से मिराई लॉन्च हुई है तब से टोयोटा ने आज तक इस गाड़ी की सिर्फ 18,000 यूनिट्स ही बेची हैं। वहीं इसका कंपैरिजन अगर हम सिर्फ टेस्ला के एक मॉडल से करें तो उसकी मंथली सेल इसके पूरे करियर से भी ज़्यादा है। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर HFCV टेक्नोलॉजी इतनी ही अच्छी है तो हाइड्रोजन कार्स फेल क्यों हो रही हैं? तो उसका जवाब छुपा है हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार से जुड़े कुछ बहुत ही तगड़े प्रैक्टिकलिटी इश्यूज से। यूके में इस वक्त 35,000 के आसपास EV चार्जिंग स्टेशंस हैं और उसके कंपैरिजन में सिर्फ 15 हाइड्रोजन फ्यूल सेल पंप्स अवेलेबल हैं वहाँ पर। और इस वक्त जो हाइड्रोजन मिल भी रही है उसका प्राइस हद से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल US में इस वक्त ग्रीन हाइड्रोजन का प्राइस 400 से 600 रुपये पर किलोग्राम से भी ज़्यादा है। और इसी वजह से एक एवरेज हाइड्रोजन कार को चलाने की कॉस्ट एक EV को चलाने से 10 गुना ज़्यादा आती है और पेट्रोल गाड़ियों से भी काफ़ी ज़्यादा आती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि आप में से सिर्फ 13% लोग ही इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये ग्रीन हाइड्रोजन है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हाइड्रोजन अपने प्योर फॉर्म में अर्थ के अंदर बहुत ही कम अवेलेबल है और हमें इन्हें अलग अलग सोर्सेज के थ्रू एक्सट्रैक्ट करना होता है। अब क्योंकि हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के कई अलग अलग सोर्सेज होते हैं, इन सभी एक्सट्रैक्शन मेथड्स को अलग अलग कलर से डिनोट किया जाता है और जब इन सभी को कंबाइन कर दिया जाता है इन्हें हाइड्रोजन रेनबो कहा जाता है। अगर हम हाइड्रोजन रेनबो को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ब्लैक हाइड्रोजन जो होती है वो फॉसिल फ्यूल्स को और कोल्स को जलाकर बनाई जाती है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कार्बन एमिशंस होते हैं। ग्रे हाइड्रोजन वो कहलाती हैं जिसे मैथेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है स्टीम मैथेन रिफॉर्मिंग के द्वारा, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एमिशंस होते हैं। ब्लू हाइड्रोजन जो होती है वो भी मैथेन से ही निकलती है, पर इसमें कार्बन एमिशंस को 50% तक ट्रैप कर लिया जाता है। और फिर आती है ग्रीन हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का वो सोर्स होता है जिसकी मदद से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने पर कोई भी हार्मफुल एमिशंस नहीं होते हैं। दरअसल ग्रीन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन वाटर से किया जाता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें पानी में इलेक्ट्रिक करंट डाला जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं और फिर हम इस हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर सकते हैं हाइड्रोजन व्हीकल्स में और बाकी एप्लीकेशन में। अब ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन के साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम भी जुड़ी हुई है। इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जो हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें यूज़ होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी से आना चाहिए, जैसे कि सनलाइट, विंड एनर्जी या बाकी सब। क्योंकि अगर हम कोल से आने वाली बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगी कैसे? और अगर हमें ऐसा ही करना होता तो हम सीधा ग्रे हाइड्रोजन को भी यूज़ कर सकते थे, जो कि 5 टाइम चीपर होती है ग्रीन हाइड्रोजन से। अब इस पूरी बात में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज भी बहुत ही कम रिन्यूएबल सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। अब चलो मान लेते हैं कि फ्यूचर में सारी ही इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाई जाएगी, लेकिन उसके बाद भी ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन नज़र आते हैं। और वो ये है कि हाइड्रोजन कार्स बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट होती हैं। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेज से मिलने वाली हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो हाइड्रोजन व्हीकल की एफिशिएंसी सिर्फ 33% मिलती है। वहीं अगर हम बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एफिशिएंसी देखें तो ये 77% है, जो कि पेट्रोल, डीजल और हाइड्रोजन से भी काफ़ी ज़्यादा है। अब HFCV की एफिशिएंसी इतनी कम इसलिए है क्योंकि पहले हाइड्रोजन को बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का ही इस्तेमाल करना पड़ता है और फिर ये हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट की जाती है थ्रू डिफरेंट वेज, और फिर जब ये गाड़ी में भरी जाती है इस हाइड्रोजन को फिर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है और इस प्रोसेस के अंदर दोबारा से एनर्जी वेस्ट होती है और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स को चलाती है, जहाँ पर हीट के फॉर्म में थोड़ी सी एनर्जी और लॉस हो जाती है। वेरएस बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सोर्स से सीधा गाड़ी में जाती है और मोटर्स को चलाती है, और यही एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से इलॉन मस्क HFCVs का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि अगर हाइड्रोजन फिलहाल कार्स के अंदर सक्सेसफुल नहीं है तो ये किसी भी एप्लीकेशन में नहीं हो सकता है। एक्चुअली ट्रक्स, बसेज और शिप्स के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा कारगर माना जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन की मदद से आप बहुत ही लंबी दूरी तय कर सकते हो बिना घंटों चार्जिंग स्टेशन पर बर्बाद करें। और अगर हम सिर्फ ट्रक्स की बात ही कर लें तो क्योंकि उनका बैटरी पैक कार से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा तो उनका चार्जिंग टाइम भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा।
साथ ही साथ लिथियम आयन बैटरीज की वजह से जो वजन बढ़ता है उससे भी हाइड्रोजन की मदद से बचा जा सकता है। इनके अलावा हाइड्रोजन एरोप्लेन्स में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाले हैं। जहां एक तरफ इलेक्ट्रिक प्लेन्स को लेकर कोई भी श्योरिटी नहीं है, एयरबस ने ये बोला है कि वो 2035 तक हाइड्रोजन प्लेन्स लेकर आ जाएंगे। एंड अगेन हाइड्रोजन को बैटरीज के मुकाबले अपनी काफ़ी हाई एनर्जी डेंसिटी की वजह से चूज किया जा रहा है प्लेन्स के अंदर। अब यही सब वजह हैं जिनकी वजह से जहाँ एक तरफ इलॉन मस्क हाइड्रोजन टेक को फुलिश बता रहे हैं, वहीं नितिन गडकरी जी ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में इंडिया को दुनिया में सबसे आगे ले आने की बात कर रहे हैं। और इसी वजह से अडानी जैसे कई बिग प्लेयर्स भी हाइड्रोजन के इस गेम में बहुत जोर शोर से कूद पड़े हैं। गडकरी जी हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस के अलावा बायो वेस्ट और सीवेज वाटर का भी इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, जहां केमिकल रिएक्शन की मदद से हाइड्रोजन को तैयार किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल विद बेल आइकन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत जाती है ऐसी वीडियोस बनाने में। इसके अलावा आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन का बटन भी दबा सकते हैं। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका क्या मानना है हाइड्रोजन से बनाई जाने वाली इस बिजली के बारे में। थैंक यू।